तो जब एजुकेशन पे मैंने काम चालू किया तो उसकी डीपली जाके स्टडी की कि हमारे हालात ऐसे क्यों हैं। डीप स्टडी करने के बाद मुझे पता चला कि इसके सबसे बड़े गुनाहगार वो लोग हैं जो उर्दू स्कूलें चलाते हैं। हमारे समाज में हमारे बच्चों को ये सिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको आगे बढ़ने से किसी ने रोका नहीं है, हम उनको पहले ही बोल देते हैं। मैं आपको इस मंच से बोलना चाहता हूँ कि इस देश का सबसे बड़ा टैक्स पेयर मुसलमान हो सकता है, क्योंकि वो नौकरी के पीछे नहीं भागता, वो बिजनेस करने वाला है। अब मैं बड़े अदब और एहतराम से जनाब प्यारे खान साहब को इस शेर के साथ आवाज़ देता हूँ कि उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं होती, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं होती, हो जिसके जवानों में खुदी सूरत फौलाद। जनाब प्यारे खान साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टेज पे जलवा अफरोज़ मेरे बड़े भाई अबू आज़मी साहब, कैसर खालिद साहब, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन समीर काजी, अंतुल्ले साहब, मौलाना साहब और सामने बैठे मेरे भाई मेरी बहन, सबको अस्सलाम वालेकुम। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं अल्लामा इकबाल का एक शेर बुलंद करूँगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो हालात है, इस हालात के जो जिम्मेदार है वो हम खुद हैं। हमें दूसरों को कोसना बंद करना चाहिए। ये परिस्थिति किसके वजह से बनी, किसने बनाया, इसका जिम्मेदार हम खुद है। मैं आयोग का चेयरमैन बना, मुझसे कहा गया था कि भाई आप एमएलसी ले लो, तो मैंने मना किया कि साहब मेरा बिजनेस है, अगर अपने समाज को कुछ दे सकूं तो शायद इसी से दे दूं। आयोग का चेयरमैन बनने के बाद मैंने उस पर स्टडी किया कि आयोग ने क्या क्या काम किए, क्या हो रहा है, क्या कर सकते। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में एक मुद्दा आया कि मुसलमान को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है एजुकेशन की। उसके बाद फाइनेंस की, तो जब एजुकेशन पे मैंने काम चालू किया तो उसकी डीपली जाके स्टडी की कि हमारे हालात ऐसे क्यों हैं। डीप स्टडी करने के बाद मुझे पता चला कि इसके सबसे बड़े गुनाहगार वो लोग हैं जो उर्दू स्कूलें चलाते हैं। उस पर स्टडी करने के बाद मैंने कार्रवाई चालू किया। सबसे पहला लेटर अगर आप देखोगे तो मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिया है कि महाराष्ट्र में माइनॉरिटीज़ की स्कूलें कितनी हैं, और उन स्कूलों के बारे में लिखा कि जाइए उन स्कूलों के फ़ोटोग्राफ चाहिए मुझे, उनके परिवार के कितने लोग हैं वो चाहिए मुझे, और उन स्कूलों में कितने बच्चे वो चाहिए मुझे। जब नागपुर डीडी के साथ मैंने मीटिंग की विदर्भ के स्कूलों की, तो पता चला कि हर स्कूल में हर घर के 4 से 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग हैं। जो क्लर्क था उसको प्रिंसिपल बना दिया।
जब मैंने कार्रवाई शुरू की, सरकार के पास प्रस्ताव भेजा कि कुछ स्कूलों के स्टेटस रद्द करो करके, तो सारे लोग मुझे अलग अलग ऑफर देने लगे। क्या कभी किसी एनजीओ ने, क्या कभी किसी मुस्लिम ने, क्या कभी इंटेलेक्चुअल तबके ने कभी ये सोचा है कि हमारे बच्चे उर्दू स्कूलों के नीट के एग्ज़ाम में क्यों पास नहीं हो पाते? किसी ने नहीं सोचा, क्योंकि वो पढ़ाई ऐसी रहती है, वो एजुकेशन ऐसा रहता है कि वो मैट्रिक के बाद या तो ऑटो रिक्शा ढूंढता है, या तो पंचर की दुकान लगाता है, या तो पान का ठेला लगाता है, या तो चाय की दुकान लगाता है, या तो मार्केट में सब्जी बेचता है। हमको शुरू वहां से करना पड़ेगा, उन स्कूलों को सुधारना पड़ेगा जो सरकार से करोड़ों रुपए मुसलमान बच्चों के नाम पे लेते हैं। एक टीचर को स्कूल में लगाने के लिए 30 से 40 लाख रुपए लेते हैं। परभनी की भी एक स्कूल पे मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, अमरावती की स्कूलों पे कार्रवाई कर रहा हूँ, आकोला के स्कूलों पे कार्रवाई कर रहा हूँ। बहुत सारे टीचर लोग आए, एक बड़ा इंटेलेक्चुअल तबका मेरे पास आया, साहब बोले उर्दू स्कूलों पे क्यों मुसलमानों पे कार्रवाई कर रहे हो? तो मैंने बोला आप मुट्ठी भर टीचरों के लिए मेरे करोड़ों बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। आप उनकी रोजी रोटी के लिए मुसलमान समाज के जो हजारों लाखों बच्चे हैं उनका मुस्तकबिल खराब कर रहे हैं। अगर उन बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में कुछ बात करना है तो आप आइए मेरे पास। बड़े बड़े ऑफर दिए, हर स्कूल वालों ने बोला है मुझे कि भाई हम आपके 2 टीचर लगा लेंगे। मैं बोला 2 टीचर 80 लाख, 2 टीचर बोले तो 80 लाख। तो ये हालात हमारे माशरे का है। अभी मेरे पास केसेस चल रहे सारे मौलाना लोगों के, ऐसे केस चल रहे कि क्या बताऊं मैं आपको। मैंने एक महाराष्ट्र मुफ्ती को एक लेटर लिखा, मुफ्ती नागपुर को एक लेटर लिखा। मैंने बोला भाई आप अपने मौलाना को नहीं बचा सकते तो कौम को कहां से बचाएंगे? पहले आप उनको तो बचाइए। एक जाहिल कमेटी आके एक आलिम को निकाल देती है और वो उससे पूछता है कि मुझे क्यों निकाले, तो बताता कोई नहीं। एक मस्जिद का मैंने भी सुनवाई में एक आदेश दिया, उस इमाम की जो सैलरी थी पिछले 3 साल से इंक्रीज नहीं किया था। मैं मिनिमम वेजेस का लॉ लिया और उस हिसाब से उसमें फैसला दिया, जिसमें उन्होंने उस मस्जिद में क्या किया था कि वहाँ का जो सीपर था उसकी सैलरी उस इमाम से ज़्यादा थी। तो ये तो हमारे हालात है, क्योंकि हमारा आमिर नहीं है। बहुत सारी कंप्लेंट आ रही थी धुलिया से, नंदुरबार से, इधर से उधर से, अकोला से, अमरावती से, और वो हर कंप्लेंट के साथ आते थे अबू आजमी। जब सुनवाई थी तो वो लोग भी आए मेरे पास, तो मैंने उनसे कहा कि वहाँ तो अबू आजमी लड़ते नहीं हैं। अबू आजमी को तो मैं जानता हूँ साहब को, वो तो मुंबई से ही लड़ते हैं। और अभी आपको एक बात और बता दूं कि उनके सामने में मैं ही लड़ने वाला हूँ। वो बोले कि मेरे को चुनाव नहीं लड़ना है ना, अभी मैं ही लड़ूंगा उनके आगे, क्योंकि मैं भी अभी मुंबई सेट हो रहा हूँ। तो अभी मैंने भी मन बना लिया कि मैं लड़ूंगा तो अबू आजमी के साहब के सामने लड़ूंगा। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई वहां पे आपने किसको वोट दिया था? क्या बीजेपी वालों को दिया था, या कांग्रेस वालों को दिया था, या एसपी वालों को दिया था? बोले नहीं, हमने इनको तो वोट दिया नहीं था। तो मतलब इनको क्यों लेके आए?
पहला क्वेश्चन मेरा उनसे ये, इनको क्यों लेके आए, ये तो मुंबई से। नहीं, बोले हमारे मुस्लिम समाज के बड़े नेता है, उनको लेके आ गए। मला ऐसा नहीं है, हमको सबसे पहले हमारी दिशा और दशा दोनों तय करनी पड़ेंगी। हमने जिसको वोट दिया, हमारे साथ कुछ भी अन्याय होता है, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, हमारे जलसे में सबसे आगे उसको खड़ा करो, किसी भी पार्टी का हो। मतलब वोट देते दूसरे पार्टी को और लेके आ रहे आप अबू आजमी साहब को। तो बोला उन्होंने, साहब बात तो आपकी बिल्कुल सही है, हम गए थे बोले उनके साथ, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं ये हमारे समाज के लोग हैं। तो भाई गलती किसी भी पार्टी की नहीं होती है, गलती हमारी होती है क्योंकि हमको हमारा अधिकार मांगना नहीं आता। पूरे महाराष्ट्र में 1.5 करोड़ मुसलमान हैं। क्या वो 1.5 करोड़ मुसलमान एक व्यक्ति के पीछे है? नहीं है। इसलिए हमारे हालात जो है वो ऐसे हैं। जिस दिन हम हमारे लोगों के पीछे रहेंगे, तब जाके हमारे जो हालात है वो सुधरेंगे। हमको दूसरी पार्टी का डकैत पसंद है, क्रिमिनल पसंद है, रेपिस्ट पसंद है, लेकिन मुसलमान उनको फरिश्ता ही चाहिए। मुसलमान पसंद नहीं है, मुस्लिम उनको फरिश्ता ही चाहिए। अभी अगर अबू आजमी साहब खड़े हो गए तो 50 क्वेश्चन उनके वो तैयार ही होंगे, और मैं खड़ा हो गया तो वो बोले बी टीम में गिर गए। तो ये हमको सोचना है, हमको हमारा अधिकार मांगना आना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, नागपुर में मैं हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट का चेयरमैन भी हूं और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे में काउंसिल मेंबर हूं, और अभी मुझे महाराष्ट्र माइनॉरिटी कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया। मैं शिकलकार साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। देखिए, मैं बताता हूँ कि मैं ज़्यादा जनरली बहुत सारे प्रोग्राम में जाता ही नहीं हूँ, क्योंकि उससे कुछ आउटपुट नहीं मिलता है। हमारे समाज में ज्ञानचंद की कमी नहीं है, ज्ञानचंद तो बहुत है, ऐसा ऐसा ज्ञान देंगे आपको कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन करमचंद जो है वो ढूंढने से भी बहुत कम मिलेंगे। करमचंद जाकिर शिकलकार जैसे लोग होते हैं जो वाकई में काम करते हैं। मेरा इनसे ऐसा कोई बहुत ज़्यादा परिचय नहीं है। ये मेरे को व्हाट्सअप करते थे, मैं यार कौन पागल व्यक्ति है व्हाट्सअप करते रहता, मैं भी बिजनेस में बिजी रहता हूँ। लेकिन जब इनके कंटेंट पढ़े मैं बोला यार इस व्यक्ति में कुछ तो बात है। मैंने खुद होके कॉल किया। मैं जब से आयोग का चेयरमैन बना, मुंबई में मुझे 10 प्रोग्राम में बुलाया गया, लेकिन मैं नहीं गया। ये मेरा मुंबई में पहला प्रोग्राम है। 10 जगह बुलाया गया, मैं नहीं गया। तो हमको सोचने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत है। मुसलमान डिमांडिंग करता ही नहीं है, डिमांडिंग करता ही नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, नागपुर में मैंने मुसलमानों के लिए इतने पैसे ला दिए, इतने पैसे ला दिए कि जो अगेंस्ट पार्टी वाले थे उन्होंने 70 साल में भी नहीं दिए होंगे। अभी 22 करोड़ रुपए मुस्लिम लाइब्रेरी के लिए 2 दिन पहले नागपुर में इनॉग्रेशन हुआ है। भाई सरकार किसी की भी रही, हमको हमारा हक, हमारा अधिकार चाहिए और मांगना आना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ जितने भी व्यक्ति है, जितने भी लोग, जितने भी माँ बहनें जो बैठी है, हर कोई टैक्स पेयर है। कोई डायरेक्ट है, कोई इनडायरेक्ट है। हम ज़कातों पर निर्भर है। अरे भाई ज़कात कितनी होंगी? कितने मुसलमान ऐसे हैं जो हो सकता मुंबई में काफ़ी पैसे वाले होंगे,
लेकिन यही अमरावती, अकोला, बुल्ढाना, जालना, नागपुर, कोल्हापुर, सांगली, सोलापुर, यहाँ इतने पैसे वाले मुसलमान नहीं हैं। तो जो हम टैक्स भरते हैं उस टैक्स का रिटर्न हमको लेना आना चाहिए। हम जिनके पीछे खड़े हैं उनको आग दिखाना आना चाहिए। हम किसी भी पार्टी में रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने समाज के लिए कुछ तो मांग सकते हैं। वक्फ बोर्ड के ऐसे ऐसे मैटर है मेरे पास कि मैं आपको बता नहीं सकता, रोना आता है। ऐसे ऐसे कांड किए जो अब अबू आजमी भाई बता रहे थे, सिटी की जगह वक्फ बोर्ड की बेच डाले और जंगल की दे दिए। वो भी केस मेरे पास है। मैंने काफ़ी सारों पे इसमें भी आदेश किया है कि इन पे गुना दाखिल करो 53A में, चाहे वो तहसीलदार हो चाहे कोई भी हो, बिल्कुल उठा के गुना दाखिल करो, किसी को छोड़ना नहीं। हमने बहुत सारे लोगों पे गुना दाखिल करवाया। जो भी आया, जो भी दंगा करने की कोशिश करेंगे उसको मैंने वहाँ के कमिश्नर को बोला कि पहले आप गुना दाखिल करिए, बाद में देखेंगे। कोल्हापुर की मस्जिद में तांडव हुआ था, वहाँ पे 24 आवर्स के अंदर उन लोगों को मुआवजा दिलवाया, वहाँ पे नमाज चालू करवाया। बहुत रुसूखदार लोग थे, उन पे गुना दाखिल करवाया। मेरी कैसर खालिद साहब से बातचीत कंटिन्यू चालू है कि इसमें जो कोई भी हमारे प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बारे में बोल देता है, किसी के भी बारे में बोल देता है, तो इस देश का जो कायदा है, महाराष्ट्र के कायदे की बात करते हैं, तो उसमें क्या 3 साल की सज़ा का प्रावधान है। तो हमने सरकार को लिखा है कि इसमें 7 इयर्स प्लस लेके जाओ। तो खालिद साहब से भी चर्चा चल रही है कि उसमें मुश्किल है थोड़ा 7 इयर्स बैठाना। तो उस पर मैं काम कर रहा हूँ कि अगर सज़ा उसमें कड़क होंगी तो ऐसे अशब्द जो भाषा का जो इस्तेमाल जो लोग करते हैं वो नहीं करेंगे। वक्फ बोर्ड पे एक बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहा हूं मैं अभी। वक्फ की संपत्ति ये सारी हमारी है, हमारी है ना। तो मेरे पास क्या, कभी औरंगाबाद का एक केस चालू है जिसमें 84 एकड़ जमीन का, और सब गिद्ध लोगों की नजर है उस पर, इंसानों की नहीं। गिद्ध होते ना जो गिद्ध, उनकी नजर है। तो मेरा ऐसा सोचना था, अभी एक केस मैं फाइनल करने जा रहा हूँ 24 तारीख को, क्यों ना वो ज़मीन हम मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को जो BPL है, उनको लीज करवा के दे दे। ऐसा तो कर ही सकते, अगर ऐसा नहीं करे तो उसको जो गिद्ध है वो खा जाएंगे। अभी नागपुर में 35 साल से एक ज़मीन का लफड़ा बगदादिया मस्जिद का चल रहा है। पहले वो तो चैरिटी में थी, बाद में वक्फ बोर्ड में आई। तो मैंने वो मस्जिद कमेटी को पूछा कि भाई इनको तोड़ना है क्या, है तो यहाँ सारे मुसलमान, आपको तोड़ना है तो आप मेरे को राइटिंग में लिख के दो। वक्फ बोर्ड से पूछा कि भाई इसका लीगल क्या है वो बताइए, क्या ये ज़मीन बिक सकती है? उन्होंने कहा नहीं, लेकिन लीज ज़रूर दे सकते हैं। अगर हमने उन गरीब मुसलमानों को, जो हमारी ही जगह है, जो BPL है, अगर उनको वो जगह लीज पर अगर दे दी तो इससे बड़ा सवाब का काम हो नहीं सकता। अरे भाई हम क्यों जाए आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना में क्यों जाए? हमारे पास तो इतनी लैंड है। और आप कोई भी डिपार्टमेंट हो, इतने लोगों के सामने मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई भी गलत काम करते मिला, आप मेरे पास लेके आइए, चाहे उसमें वक्फ बोर्ड में काम करने वाले हो या कोई भी माइनॉरिटी संस्था में काम करने वाले हो,
या कहीं भी आप मेरे पास लेके आइए, मैं इमीडिएट उस पर गुना दाखिल करवाऊंगा, चाहे वो किसी भी कलेक्टर में हो, चाहे किसी कमिश्नर में हो, चाहे कहीं भी हो। क्योंकि मुसलमानों के काम अगर मुसलमान नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कौन करेगा? तो लाइए ना उसको अस्तित्व में। देखिए, हाँ, देखिए सुनिए ना। हेलो, मैं ये, आप कहाँ से? सोलापुर से। वोट किसको दिए थे? उसको लेके आओ यहाँ पे। मैं वही बोलना चाहता हूँ कि जिसको वोट दिए उसको पकड़ के लाओ। अरे भाई, अरे भाई, मैं, आप सुनिए ना, ये अभी डिस्कशन का विषय नहीं है। सभी से आजिज़ाना गुजारिश है, जो भी आपके डिमांड से है ना, हमने बोला था कि आपके प्रोफाइल या कुछ एप्लीकेशंस ला के दो, हम लोग वो इकट्ठा करके माइनॉरिटी कमीशन है, वक्फ बोर्ड है, मौलाना महामंडल है, इनसे हमारी बात होने वाली है। आड़ावा बैठक हम लोग लेने का वादा किया है साहब ने। तो इस वक्त का आप ये वक्त का है ना, अच्छा इस्तेमाल करके लो। सबसे गुजारिश है कि आपके जो भी है रिटर्न में हमें एप्लीकेशन दे दो या उनको दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग कोऑर्डिनेशन करेंगे। तो प्लीज़ सवाल ना करें प्लीज़। एक तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले जो मुसलमान बच्चे उनको डिमोटिवेट कर दिया जाता है। मैं भी एक मुस्लिम हूं, मैं भी बहुत नीचे से आया हूं। अगर आप मेरी हिस्ट्री देखें तो मैं 2001 में ऑटो रिक्शा चलाता था, लेकिन आज मुंबई सीलिंग चलाता हूं। खालिक साहब, आप उसका टेंशन मत लीजिए, मैं सारे ऑटो को सीलिंग पे से परमिट करवा दूंगा। कल रात 10 बजे से हमारे पास सीलिंग और समृद्धि टोल आया है, तो ये हमारे समाज के लिए बड़ी गर्व की बात है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि किसी नागपुर की कंपनी इंडिया की टॉप 6 कंपनी में उसमें पार्टिसिपेट किया। 6 में से 3 नेटवर्थ या बाकी क्राइटेरिया के लिए बाहर हो गए, और तो वो 3 का विनर मैं हूं। तो मैं आपको, मुसलमानों को आगे बढ़ने के लिए किसी ने रोका नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं तो ठीक है, अभी ये बड़े लोगों से तकरीबन 3-4 साल से कोविड के बाद से जुड़ा हूं, लेकिन IIM अहमदाबाद का भी विनर रहा मैं, इंडिया के 1349 बिजनेसमैन में। अगर वहाँ भी कुछ जातिवाद रहता तो मैं विनर नहीं बनता। आज बैंकों ने मेरे को 500 करोड़ का लोन दिया है, वहाँ भी कुछ रहता तो मेरे को 500 करोड़ का लोन नहीं मिलता। हमारे समाज में हमारे बच्चों को ये सिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है
कि आपको आगे बढ़ने से किसी ने रोका नहीं है, हम उनको पहले ही बोल देते। मैं आपको इस मंच से बोलना चाहता हूं कि इस देश का सबसे बड़ा टैक्स पेयर मुसलमान हो सकता है, क्योंकि वो नौकरी के पीछे नहीं भागता, वो बिजनेस करने वाला है। तो कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, समय कम है, मुझे जाना है। अभी हमने सीलिंग का टेक ओवर किया है, तो कुछ साइंस मेरी वहाँ लग रही है। एक शेर बोल के मैं अपनी 2 बातों को ख़त्म करूँगा, इंशाल्लाह दोबारा फिर मिलेंगे। लेकिन मेरी आप सभी से एक गुजारिश रहेंगी कि हम यहाँ कसम खाए कि मैं अपने समाज को बेचने वाला नहीं बनूँगा, मैं अपने समाज को बिकने वाला नहीं बनूँगा, बिकवाने वाला नहीं बनूँगा, और मैं अपने समाज को कुछ देने वाला बनूँगा। अगर हम ईमानदारी पे उतर आए ना, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है, सबको हमारे आगे झुकना पड़ेगा। हमने अगर ईमानदारी से काम कर लिए तो हर किसी को हमारे आगे झुकना पड़ेगा। सरकारें कोई भी रहे, सरकारें आती जाती रहेंगी, अपना अधिकार, अपना हक मांगना सीखो, क्योंकि आप अपना पैसा टैक्स भर रहे हो, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए। आपने जो टोपी पहनी, आपने जो कपड़े पहने, आपने जो चप्पल, हर चीज़ पे टैक्स लगा हुआ है। तो अपना अधिकार मांगना सीखो, बोलना सीखो, किसी से सवाल करना सीखो कि भाई आप इसके वजह से। हम तो क्या होता है कि चुनाव है, लोग दूसरे समाज के लोग चुनाव को एक इबादत समझते हैं, लेकिन मुसलमान उसको एक दिन का खेल समझता है, सिर्फ एक दिन का खेल। जिस दिन हम उसको इबादत के जैसा लेंगे तो हमारे जो हालात है वो इतने सुधर जाएंगे कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो मैं अपनी बात ख़त्म करने के पहले एक शेर बोलूँगा। मेहनत से उठाऊँ, मेहनत का दर्द जानता हूँ, मेहनत से उठाऊँ, मेहनत का दर्द जानता हूँ, आसमां से ज़्यादा ज़मीं की कदर जानता हूँ। लचीला पेड़ था जो झेल गया आंधिया, मैं उन मगरूर दरख्तों का हश्र जानता हूँ। आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए